नेक्स्ट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यू कैन सी इन द बुक, डिमांड शेड्यूल मीन्स द टेबल in which the relation between the price and demand of a commodity is shown. वो टेबल जिसमें हम रिलेशन दिखाते हैं किसके बीच में, दो चीजों के बीच में, between the price of the commodity and demand of the commodity. Then we have done कि जो demand function है वो two types का है, तो then in the same manner demand schedule भी two types का होगा. One will be, you can see in the book, one is individual demand schedule, second is market demand schedule. ठीक है, अब individual demand schedule मतलब that demand schedule in which price of a commodity and demand of a commodity made by a single consumer that is shown by an individual consumer. मतलब एक consumer क्या खरीदता है different prices, वो जो table है that is called individual demand schedule, and the table in which we show the demand of various consumers in the market for one commodity that is called market demand schedule. अब ये बोलने में बड़ा लग रहा होगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अभी टेबल बनाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस मेक द टेबल. Here write price in rupees, demand in units. थोड़ा जल्दी लिखिए आपके साथ में. You all are requested to note down. प्राइस है रुपीस में, डिमांड है यूनिट्स में. डिमांड फॉर पेन पेंसिल जो लिखना आप लिख सकते हैं. प्राइस है मान लीजिए 5 रुपीस 4 3 2 1 और डिमांड है 1 2 3 4 5. मतलब ये अब ये क्या बनाया, ये हमने टेबल बना दिया. दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल, ऊपर लिख लो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. मींस दिस टेबल इज शोइंग अस द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. कोई एक कंज्यूमर है, मान लो उसका नाम ए कंज्यूमर है, आप अपना नाम सोच लो, मैं अपना सोच लो, कोई एक सिंगल कंज्यूमर, तो वो जो डिमांड कर रहा है, अब वो क्या डिमांड कर रहा है, जब प्राइस है 5 रुपीज तो कंज्यूमर डिमांड्स 1 यूनिट. प्राइस कम हो गया 4 रुपीज, ही इज डिमांडिंग 2 यूनिट्स. और प्राइस कम हो गया, यू कैन सी ही इज डिमांडिंग मोर यूनिट्स. व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज विजिबल फ्रॉम दिस, नेगेटिव की पॉजिटिव? ध्यान से सोचो, एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है. नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशन है. प्राइस कम हो रहा है, डिमांड राइज कर रही है, डिमांड बढ़ रही है. ठीक, ये आगे आ जाएगा और डिटेल में. प्राइस कम हो रहा है लगातार, डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग. तो ये रिलेशन है, ये जो टेबल है, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोइंग द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज डिमांडेड बाय हु, बाय ए सिंगल कंज्यूमर या बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. कोई एक आदमी है, कोई एक कंज्यूमर है, वो ऐसे बिहेव करता है. ठीक, अच्छा. अब ऑन द अदर साइड मार्केट में ऐसा तो नहीं होता कि किसी चीज का एक ही बायर हो या एक ही इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है. मेनी पीपल आर देयर, मार्केट का मतलब ही ज्यादा लोग. तो नाउ इमेजिन कि अगला हेडिंग दीजिए मार्केट डिमांड शेड्यूल. ये आपने लिखा इसके ऊपर हेडिंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब बनाना है मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब मान लीजिए मार्केट में है कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, मार्केट. मान लो वैसे दो नहीं होते, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट अब बहुत सारे लिखने शुरू करेंगे तो फिर लाखों हजारों टेबल ही बनाते रह जाएंगे, सारा साल निकल जाना, फिर 11th क्लास नहीं हो पाएगी, है ना. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि मार्केट में 2 कंज्यूमर्स हैं. अदरवाइज 2 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट हमें बुक्स में पढ़ाने के लिए, हम अंडरस्टैंड करने के लिए उसको मिनिमाइज कर लेते हैं काम खत्म करने के लिए. ठीक, तो अगर 2 कंज्यूमर है, सपोज फिर से यही टेबल बनाइए, प्राइस उतना ही है. ये फर्स्ट कंज्यूमर है, उसका नाम है ए कंज्यूमर. ये सेकंड कंज्यूमर, उसका नाम रख लेते हैं बी कंज्यूमर. जब प्राइस है 5 रुपीज तो ए कंज्यूमर इज बाइंग 1 यूनिट एंड सो ऑन. अब इसको छोड़ो, अभी इसको ध्यान में रखो. जब प्राइस है 5 रुपीज, मान लीजिए अब 2 लोगों की जरूरी नहीं डिमांड एक जैसी हो, सबकी अलग अलग होती है. अब ये जो बी कंज्यूमर है, सपोज ही इज डिमांडिंग 2 यूनिट्स. जब प्राइस है 5 रुपीज, इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये 2 चीजों की डिमांड करता है. जब प्राइस हो गया लेस 4 रुपीज हुआ, ही इज डिमांडिंग मान लीजिए 3 यूनिट्स एंड सो ऑन. जब प्राइस हुआ 3 तो ये 4 यूनिट्स मांग रहा है. जब प्राइस हुआ 2 रुपीज, ये 5 यूनिट्स जाता है. जब प्राइस हुआ 1 रुपया, ये जाता है मैं 6 चीजें ले लूँ, 6 चीजें ले लूँ. ठीक, दोनों की अलग अलग डिमांड है. मार्केट मतलब अलग अलग लोगों
की अलग अलग डिमांड। तो मार्केट किसको बोलेंगे? मार्केट में टोटल डिमांड कितनी होगी फॉर दिस कमोडिटी, इस प्राइस लेवल के ऊपर टोटल डिमांड कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दे तो पता चलेगा कुल इतनी चीजों की डिमांड हो रही है जब प्राइस इतना इतना सो एंड सो है। तो जब प्राइस है 5 रुपीज तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी है? 1 + 2 कितनी होगी? 3 चीजों की, 3 यूनिट्स की। जब प्राइस है 4 रुपीज तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी होगी? 2 + 3 5 चीजों की डिमांड होगी। मान लो ये पेन है, पेंसिल है, कुछ मान लो। जब प्राइस हो गया पेन का 3 रुपीज तो मार्केट में टोटल कितनी पेन्स की डिमांड हुई? 3 + 4 7। जब प्राइस ऑफ पेन और सस्ता हो गया 2 रुपीज तो डिमांड होगी 4 + 5 9 चीजें, फिर 5 + 6 11 चीजें। ओवरऑल आप देखो तो अब क्या रिलेशन दिख रहा है? ये मार्केट वाले ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रही है, ये रिलेशन दिख रहा है। ये एक नॉर्मल रिलेशन है जो आमतौर पे होता है, इसी को आगे करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस उल्टा बोल दे प्राइस ज्यादा होता है तो इधर से ऊपर कर दे डिमांड कम। ये हमारा टेबल है, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक, कई बुक्स में एक और बनाया होता है सी कंज्यूमर, 3 का एग्जांपल लिया होता है, बट उतना लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टाइम की वेस्टेज होगी। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मार्केट में ज्यादा कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी हो सबकी डिमांड को ऐड करते हैं। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए आप अपनी बुक में डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है? ये हमारे जो स्टैट्स का काम किया उसकी भी रेपिटेशन हो रही है। स्टैट्स में हम लोग कहते हैं कि जो किसी भी बात को रिप्रेजेंट करना है तो 3 तरीकों से कर सकते हैं। वी कैन प्रेजेंट इट इन द टेबुलर फॉर्म, वी कैन प्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम आल्सो, या ग्राफ के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन कौन सी है? टेबल ही बना रहे हैं ना, शेड्यूल मतलब टेबल, तो ये कौन सी होगी? टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में। अब इसी टेबल की फॉर्म को दूसरी तरह से दिखाना है डायग्राम की फॉर्म में। तो अब अगला टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व मतलब दैट इज द ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो शेड्यूल बनाया उसी को डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करके बना दे तो उसी चीज को कह देंगे डिमांड कर्व। ठीक, अच्छा, अब अगर ये शेड्यूल 2 तरह का है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो देन दैट मींस डिमांड कर्व भी 2 तरह से हो जाएगी, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक हो जाएगी मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, तो पहले हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो प्लीज गिव द हेडिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हेडिंग लीजिए इंडिविजुअल डिमांड। क्या लिखना है? डिमांड। पूरे वर्ड्स में लिखना है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है डिमांड। फिर लिखना है प्राइस। प्राइस कितना लिखा है? 1 से 5 तक, 5 4 3। तो स्टार्ट करेंगे 1 2 4 और यूनिट्स ऑफ डिमांड का लिखा है 1 2 3 4। अभी पॉइंट ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज बाद में पॉइंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधे सीधे बना लेंगे। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए पॉइंट से बता रहे हैं। अब अपना टेबल देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, उसमें क्या है? प्राइस है 5 रुपीज, डिमांड है 1 यूनिट की। 5 रुपीज, ये डिमांड फॉर 1 यूनिट। फिर प्राइस है 4 यूनिट्स, डिमांड फॉर 2 यूनिट्स। प्राइस 3, डिमांड फॉर 3 यूनिट्स। जो इंडिविजुअल, आप अपना टेबल देखो, जो इंडिविजुअल वाला उसी को ऐसे एक्सप्रेस किया। तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी गेट। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ऐसी लाइन हमारी बन जाएगी अगर प्रॉपर्ली हम बना रहे हैं। इसका नाम ये स्ट्रेट बनेगी। मैंने तो फ्री हैंड से थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा गलत बनाया, फ्री हैंड से नहीं स्केल से बनाना है बाद में। अभी आप बना लो थोड़ा जल्दी। तो ये लाइन, ऐसी लाइन हमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन, इसका नाम रखना है डी डी। डी डी, इसका डी डी का मतलब डिमांड कर्व। इकोनॉमिक्स में डी डी कर्व जब भी आए, अब देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है और मैं बोल रही हूँ कर्व, मैथ्स वालों को पता चल जाएगा। ठीक है, बोल रही हूँ मैं कर्व पर बनी है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि हमने टेबल इंटेंशनली ऐसे बनाया, सीधा सीधा प्रोपोर्शन रखा, एक एक का डिफरेंस रखा,
तो जब हम इंटेंशनली एक सिंगल प्रपोर्शन लेके चलते हैं, एक कांस्टेंट प्रपोर्शन लेके चलते हैं, तो लाइन ही बनेगी। बट रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है भी इतना प्राइस था तो इतने लीनियर प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में डिमांड बढ़े, वो नहीं होता है। रियल लाइफ में थोड़ा बहुत वो हिलजुल होती है, उसमें चेंज होता है। रियल लाइफ में डिमांड कर्व ऐसी शेप में होती है। अब है क्या ये शेप, ये है कर्व, ठीक। तो अभी कर्व, क्योंकि अब जब हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो समझाने के लिए ऐसा लीनियर रिलेशन बना देते हैं ताकि जल्दी समझ आ जाए हमें। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की ही डिमांड कर्व होगी, ऐसी ही डिमांड मेन ऐसी ही होती है। फिर थोड़ा प्राइस हुआ, थोड़ा डिमांड हुई, जिसको बोलेंगे नॉट प्रोपोर्शनल रिलेशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल जो शेप है वो डाउनवर्ड स्लोप की बनती है, शोइंग नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट नीचे हेडिंग दीजिए, अब बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। एक टॉपिक हुआ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, नाउ सेकंड हेडिंग बनाइए मार्केट डिमांड कर्व। अब उसमें 3 डायग्राम्स बनेंगे हॉरिजॉन्टली। क्यों 3 बनेंगे? एक कंज्यूमर ए का, अगला कंज्यूमर बी का, अगला मार्केट का। तो हॉरिजॉन्टली बनाना है, ऊपर नीचे नहीं बनाने हैं। प्लीज क्विकली ड्रॉ करिए जरा, जल्दी जल्दी बनाइए। वाई एक्सिस पे प्राइस, प्राइस this is consumer A, consumer B, ये मार्केट, A प्लस जो टेबल बनाया उसी के डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। अब अगेन पॉइंट्स को ध्यान से प्लॉट कर लें। प्राइस है हमारा वाई एक्सिस पे 5 रुपीस तक का प्राइस है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही सेम डिफरेंस इधर बी वाले में, क्योंकि प्राइस सेम ही है सभी में, बिल्कुल इसके सामने 1। सेकंड कंज्यूमर की डिमांड वाला कॉलम देखिए जरा, 6 तक वैल्यूज जा रही है, 2 3 4 5 6 तक वैल्यूज देखिए, तो यहाँ 6 तक की वैल्यूज शो करनी पड़ेगी। लास्ट वाले में देखो मार्केट डिमांड कर्व में डिमांड वाली वैल्यूज 11 तक थी, तो 11 तक के पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। थोड़े छोटे छोटे बना लो, ये नहीं कि बहुत लंबा बना ले, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में सब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से ड्रॉ करें। फर्स्ट कंज्यूमर 5 रुपीज प्राइस, 1 यूनिट डिमांड, जैसे पहले बनाया था बिल्कुल सेम। Join these points, डी डिमांड। अब सेकंड बी कंज्यूमर के लिए अब ध्यान से देखना, प्राइस है जब 5 रुपीज, तो अब सेकंड कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं? ही इज डिमांडिंग 2 यूनिट्स, तो 5 को 2 के साथ ज्वाइन करना है। ये 5 रुपीज प्राइस, डिमांड है 2 यूनिट्स की, 2 के साथ इसको लेके आते हैं। जब प्राइस है 4 रुपीज, तो बी कंज्यूमर इज डिमांडिंग 3 यूनिट्स, 3 के साथ, ऐसे आगे आगे देखिए। Again, join these points. ये भी बन गई डी डिमांड। अब आ जाए थर्ड वाले पे, प्राइस वाला कॉलम वही सेम चलेगा। अब मार्केट वाला टेबल में देखो जो शेड्यूल बनाया उसमें देखो मार्केट की डिमांड कितनी है। जब है प्राइस 5 रुपीज, तो मार्केट डिमांड कितनी थी बेटा? 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। तो ये प्राइस, इधर प्राइस का निकालो, जब प्राइस है 5 यूनिट्स, डिमांड है फॉर 3 यूनिट्स, प्राइस है 4 रुपीज,
rupees demand is for 5 units, दो का डिफरेंस है 5 units. जब प्राइस है 3 rupees, demand is for 7 units. प्राइस है 2 rupees, demand for 9 units. प्राइस है 1 rupee, demand for 11 units. Again points to be joined. Straight line बन जाएगी हमारे पास. सभी नाम रखते हैं डी डिमांड का. बनी शेप तीनों की एक जैसी ही है, बट डिफरेंस क्या है? ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को शो कर रहा है डायग्राम, ये डायग्राम भी कोई सेकंड कंज्यूमर है जिसका नाम बी है उसको शो कर रहा है, ये डायग्राम दोनों की कंबाइंड मार्केट की डिमांड को शो कर रहा है. थोड़ा सा फर्क क्या है आपने ध्यान से तो देखिए, तो ये थोड़ी सी स्लोप स्टीप है, एकदम थोड़ी ढलान सी जैसे ज्यादा होती है, और जो मार्केट वाली है वो थोड़ी सी चपटी सी शेप आई, थोड़ी सी फ्लैट. कई बार सीढ़ियां होती है ना, स्टेयर्स आपने घरों पे भी देखा होगा, स्टेप छोटे होते हैं, हम बड़े 2-2 स्टेप भी चढ़ जाते हैं, कई बार ऐसे ढलान मतलब कम होती है, हम आराम से चढ़ जाते हैं. कई घरों में ऐसे सीढ़ियां बनी होती है, ऊंचा स्टेप होता है, जल्दी चढ़ा नहीं जाता, हम थक जाते हैं, बहुत ऊपर को पैर करना पड़ता है ना. तो वो क्या है, स्लोप कब मतलब स्टीप होती है, तीखी ढलान होती है. जो ऐसे स्लो ऊपर चढ़ती है वो चपटी सी ढलान होती है. तो ऐसे ही यहाँ पे बना है ये मार्केट डिमांड, क्योंकि ये बनी क्यों ऐसे, बिकॉज मार्केट इज द एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंज्यूमर्स. इसमें कोई एक बायर नहीं होता, मेनी बायर्स होते हैं, तो इस करके ये बनी. बट ओवरऑल जो रिलेशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड, जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, उल्टा रिलेशन. दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिमांड कर्व. आपको ये ऐसे पेपर में नहीं आएगा, ये पहली बार कर रहे हैं, इस करके ये सारा ऐसे बनाया कि आपको क्लियर हो जाए. ठीक, आगे है हमारा टॉपिक दिया हुआ. नेक्स्ट क्या है, ये नहीं करना बेटे बीच में, लीनियर डिमांड इक्वेशन कर्व ये नहीं करना. मैंने सीधे ही उसके बाद ये मार्केट डिमांड कर्व करवाया. ठीक है, उसके बाद आ जाए मेन लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ से मेन काम स्टार्ट हो रहा है. लॉ ऑफ डिमांड. Please complete this. May I rub the board now? Yes. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अरमीन बातें नहीं करनी, आप भी वैसे काफी बातें कर लेते हो है? अब ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद आप सोचोगे कि ये दोबारा से रिपीट ही कर रही हूँ मैं. नथिंग न्यू इज गोइंग टू बी स्पोकन. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, जैसे हमने एक पहले किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो कोई भी लॉ को डिफाइन करना हो तो वी शुड स्टार्ट अवर लाइन इन दिस मैनर. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट. ठीक, स्टेट का मतलब बताता है. तो अब यहाँ पर क्या बताता है ये लॉ ऑफ डिमांड? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स. सौरभ एंड शिवांग बेटा, यू वांट टू गो आउटसाइड, बात कर लो, खत्म हो जाए तो आ जाना. आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं लग रहा है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि ना टोकू में. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, बाकी चीजों में कोई फर्क ना आए, तो देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड there is inverse relation between price of the commodity and demand of the commodity. या दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, this law states that quantity demanded of a commodity rises with a fall in price and falls with a rise in price, other things remaining the same. मैं बात एक ही कह रही हूँ, उसी को घुमा फिरा के दो तरीकों से कह दिया कि कुछ चीजों में डिफरेंस ना आए, कुछ चीजें कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो क्या होता है, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड राइज करती है, बढ़ जाती है. देयर इज इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ठीक, उल्टा रिलेशन है. इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, कोई भी नाम कह दो.
अब वो अदर थिंग्स कौन सी हैं, अदर फैक्टर्स कौन से जो कांस्टेंट रहे, वो कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। अब वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि अब हमने किसी एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो अभी आगे क्या आएगा कि इसको कहेंगे एजम्पशन। एजम्पशन मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये चीजें कांस्टेंट रहे, इसमें कोई चेंज ना आए। अब फर्स्ट एजम्पशन क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। इनकम नहीं बदलनी चाहिए, ना कम हो ना ज्यादा हो, जितनी है उतनी की उतनी रहे। टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, हैबिट नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर बदल जाएगी फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। फिर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड शुड रिमेन सेम। फिर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुड रिमेन सेम। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस शुड रिमेन सेम, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो जैसे है चल रहा वैसे का वैसा ही। जैसे मैं कौन सा एग्जांपल बताऊं? स्टैचू बोलते हैं ना, छोटे बच्चे एक दूसरे को गेम खेलते हैं स्टैचू, तो जो जैसे है वही का वही रुक जाता है। अब मान लो हम सारे स्टैचू हो जाए, जो जैसे बैठे हैं खड़े हैं वैसे के वैसे हो जाए, सिर्फ दो लोग एक्टिव रहे, बाकी सब स्टैचू हो जाए। ठीक, तो अब वो दो लोगों के बीच में आपस में जो भी बात करे, जो भी रिलेशन है, वो कहलाएगा लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स, पंखे चल रहे हैं तो चलेंगे, लाइट चल रही है तो चलेगी, बंद है तो बंद रहेगी, बेंच कोई हिलजुल नहीं, किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं। ऐसे ही अब यहाँ पर ऐसे नहीं कहना लाइट फैन हो, तो समझाने के लिए कह रही हूँ। अदर फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं? पहला बोला था प्राइस, अब प्राइस को नहीं कहना, प्राइस को छोड़ के बाकी के सारे। ठीक है, क्योंकि प्राइस के बदलने का तो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। प्राइस को छोड़ के बाकी के सारे फैक्टर्स कौन से हैं? अब मैं बोलती हूँ, आप सोचो, मैं वही बोल रही हूँ जो पहले अपने किया। नंबर वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज या इट शुड रिमेन सेम। नंबर टू, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी शुड नॉट चेंज या इट शुड रिमेन सेम। फिर बोला नंबर तीन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुड रिमेन सेम, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, जैसा है वैसे का वैसा। फिर टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं। फिर बोला फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में नो चेंज, जो जैसे है वैसे का वैसे, ये कोई चेंज नहीं। फिर यहाँ बुक में एक आधा उन्होंने और दिया हुआ है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, यहाँ यही हो गया। एक दिया है, जहाँ लिखा है ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स वाले पॉइंट को अलग कर देना है। एक लाइन बना लेनी आपने सब्स्टिट्यूट के लिए, एक लाइन बना लेनी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन सेम, आप दो लाइनें बनाओगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट सेम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेम। आगे एक और दिया हुआ है, कमोडिटी इन डिमांड इज ए नॉर्मल, मतलब जिस भी चीज की ये बात कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, वो एक नॉर्मल, एक आम चीज है, इंफीरियर गुड नहीं। क्योंकि इंफीरियर गुड के केस में ये रिलेशन काम नहीं करता है। अभी हमने पिछले पीरियड में क्या किया, इंफीरियर गुड के केस में क्या बनाया था, पॉजिटिव डिमांड बना दी थी, पॉजिटिव स्लोप प्राइस इफेक्ट दिखा दिया था। तो इंफीरियर गुड्स के केस में ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जो भी चीज हम ले रहे हैं वो एक नॉर्मल सामान्य चीज है। नॉर्मल चीज कौन सी? जिसके लिए प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, जो भी पहले किया है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऐसे घबराओ नहीं कि क्या बोल रहे हैं। नॉर्मल चीज मतलब वो चीज जिसके लिए, जिस जो हम इनकम बढ़ने पे ज्यादा लेते हैं, इनकम कम होने पे कम लेते हैं, जिसके लिए प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब ज्यादा प्राइस पे कम लेते हैं, कम प्राइस पे ज्यादा लेते हैं। तो नॉर्मल चीज की बात हो रही है, इंफीरियर गुड की बात नहीं हो रही। ठीक, और एक लाइन एंड में दी हुई है, ये देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इन फ्यूचर, जो हमारा हेडिंग था वहां पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उसमें कोई चेंज नहीं, जो जैसा है स्टैंड स्टिल हो गया, सब दुनिया रुक गई, बस दो चीजें चेंज हो रही है, एक प्राइस एक डिमांड। ठीक, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको दिखाना हो डायग्राम की फॉर्म में और टेबल की फॉर्म में, तो अब जो हमने बनाया इंडिविजुअल वाला टेबल और इंडिविजुअल वाली कर्व, वही दोबारा से। कैन यू प्लीज सी फ्रॉम द बुक, पता चल जाएगा? शुड आई ड्रॉ अगेन? जो इंडिविजुअल वाला टेबल है, चलो मैं बना देती हूँ, आप बनाइए। इंडिविजुअल वाला टेबल और इंडिविजुअल वाली
नाउ यू कैन सी, भाई मैं बना रही हूँ तो फिर आप ही बनाइए, नहीं तो मैं ना कह रही थी कि बुक से पढ़ लो। जब मैंने कहा बुक से पढ़ लो तब आपका एक्सप्रेशन ऐसे था कि नहीं बना ही दो, आप आराम से बैठे हुए। प्लीज ड्रॉ अगेन, राइट अगेन। जब हमें क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ डिमांड, तो फर्स्टली वी हैव टू गिव द डेफिनेशन, उसके बाद एजम्पशंस, उसके बाद टेबल, उसके बाद डायग्राम। टेबल में ये कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यूज लिखनी है, आप कोई भी टेबल बना लो, बट रिलेशन इनवर्स बनना चाहिए आपको। वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हो, बट इनवर्स रिलेशन बनता हो ऐसी कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो। देन डायग्राम। नाउ यू आर नोटिसिंग, ये कोई नया डायग्राम टेबल नहीं है, कौन सा है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वाला टेबल है। ये इंडिविजुअल डिमांड का वाली डायग्राम। इंडिविजुअल वाले ही क्यों ली, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम किसी एक पर्सन की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में, अभी मार्केट के बारे में बात नहीं हो रही। आगे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल के ऊपर ही है, ठीक। इसलिए आपको इंडिविजुअल वाले जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो अच्छे से याद हो जाने चाहिए। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस डिमांड कर्व। नेगेटिव, उल्टी चल रही है, नीचे की ओर आ रही है, जो भी नीचे की ओर आए उसका मतलब नेगेटिव स्लोप है, ठीक। ये प्राइस कम होता है ये बढ़ रही है, या दूसरे पर्सन ये बढ़ता है तो ये कम होती है, ठीक। तो यहाँ पर आगे देखिए हेडिंग क्या दिया हुआ है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, और व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कि भी ये जो इनवर्स रिलेशन है ये क्यों होता है, ऐसे ही क्यों होता है, या डिमांड कर्व ऐसे ही नेगेटिव स्लोप वाली ही क्यों बनती है, क्या रीजन है इसके पीछे। अब हमने वो करना है। हाँ जी बेटे। नहीं, मैं बताती हूँ, वो समझाने लगी हूँ, ठीक है। चलो, एनी हाउ यू हैव ट्राइड, दैट्स वेरी गुड, कोशिश की है, वेरी नाइस। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, अपनी क्लास है, अपने टीचर है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। अच्छा, अब उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं क्यों ये डिमांड कर्व ऐसी बनती है। अब आगे ऐसे ही मैंने सिर्फ ड्रॉ करना है, अब पॉइंट में कुछ नहीं लगाने, सीधा ऐसी लाइन बनी, कौन सी है ये लाइन, डिमांड कर्व। नाम क्या है इसका, डीडी डिमांड कर्व। जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम है, ऐसे इसका नाम है डीडी डिमांड, ठीक। इधर लिखा है प्राइस, इधर लिखा है। फर्स्ट रीजन क्या है, लास्ट लेसन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले लेसन में हमने एक टॉपिक किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें क्या किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे भी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी साइमल्टेनियसली, कंसिस्टेंटली, लगातार, तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। प्यास लगी, पानी पिया, बिना रुके फिर दोबारा पानी पी लिया, बिना रुके फिर पी लिया, तो एक पॉइंट आएगा और पानी नहीं पिया जाएगा। बट अगर बीच में गैप आ रहा है, फिर नहीं यूटिलिटी कम होगी, फिर प्यास लग रही है, फिर हम पानी बार बार पीते हैं, बट अगर लगातार पीते जाए तो कितना पी लेंगे, हमारी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर इस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे भी वही रीजन काम करता है जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला है, कि जैसे जैसे हम लगातार किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली, हर एक अगले यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी पहले की बजाय लेस होती जाती है, ठीक। अगर वो कम होती जाती है तो सोच के देखें, वी ऑल आर रैशनल कंज्यूमर्स। जिस भी बायर की, इंडिविजुअल की बात हो रही है, वो समझदार इंसान है, नुकसान नहीं उठाएगा। तो अगर किसी चीज से हमें यूटिलिटी कम हो रही है, तो देन वुड वी बी रेडी टू पे मोर फॉर दैट। हमें किसी चीज को लेके खुशी, सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, तो क्या हम उसके लिए ज्यादा पैसा खर्चने को तैयार होंगे, हम तैयार नहीं होंगे। हम पैसे उसी चीज के लिए ज्यादा स्पेंड करने को आराम से हैप्पीली कर देते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिले। तो अगर ये यूटिलिटी कम होती है तो फिर ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली वी आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर, हम पैसे भी कम ही खर्चना चाहिए। तो यही पर यहाँ पर है कि अगर प्राइस ज्यादा होता है और हमें यूटिलिटी कम मिलती है तो हम ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते, और अगर प्राइस कम है फिर हम लेते जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो इसका एक बेस है कि भी लगातार कंज्यूम करने से यूटिलिटी कम होती है, तो इसलिए हम ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते। दैट इज व्हाई वी वेट फॉर रिडक्शन इन प्राइस, कि प्राइस कम हो तो ही ज्यादा लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो पहला तो ये रीजन है। दूसरा जो आपको ध्यान होगा, ये लाइन की थी हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली,
अपर पार्ट TU-MU वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये डिमांड कर्व इज नथिंग एल्स बट दिस अपर पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट ही है MU का। हम ये वाला टच नहीं करते, ये नहीं दिखाते, ये पार्ट नहीं दिखाते, ये वाला देखो, अब ये शेप और ये एक ही है। तो यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में उसी चीज को ये मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं, उसी चीज का दूसरा नाम बना के हमने उसी बात को दोबारा से कह रहे हैं, उसका नाम रखते हैं डिमांड। बात एक ही है कि कब जिस चीज के लिए यूटिलिटी कम हो रही है उसके लिए हम ज्यादा पैसे खर्चना नहीं चाहते, कम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। ठीक, एक तो ये रीजन है। सेकेंड रीजन है चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है यहाँ पे जब किसी चीज का कोई गिवन प्राइस है, कोई भी जो भी गिवन है, उस प्राइस के ऊपर जितने भी लोग प्रेजेंट में चीज ले रहे हैं, गिवन कुछ कोई भी लोग ले रहे हैं, कोई नंबर सोच लो। अच्छा, जब उस चीज का प्राइस कम हो जाता है, अब कंपैरेटिवली जो लोग पहले वो प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे थे, अब उनको भी लगेगा कि ये सस्ता हो गया। वो जो चीज ले रहे हैं वो मान लो सब्स्टिट्यूट है इसकी, वो अपनी चीज को छोड़ के जिस चीज का प्राइस कम हुआ है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको ज्यादा लेना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सारे मान लो यहाँ टक शॉप हो तो पेन खरीदते हैं वहां से। अच्छा, मान लो हमारी क्लास के 20 बच्चे टक शॉप से जाके पेन खरीदते हैं, बाकी नहीं ले रहे। अब अगर ये वो टक शॉप वाले पेन का प्राइस कम कर दें, सस्ता कर दें, तो क्वाइट पॉसिबल दूसरे क्लास के बच्चे भी जाके पेन खरीदेंगे, सस्ता हो गया। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो गया। वो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था कि उन्होंने प्राइस को कम किया, तो बाकी बच्चे भी जाके लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये भी एक रीजन होता है, वन ऑफ द रीजन, कि अगर चीज का प्राइस कम हो जाता है तो पहले जो बायर्स नहीं ले रहे होते उस चीज को, दोज हु आर नॉट अर्लियर बाइंग दैट प्रोडक्ट, now with the attraction of that fall in price, now they also start buying that commodity, वो भी आ जाते, चलो चलो मैं भी ले लेता हूँ। तो उस जो टक शॉप वाले पर्सन है उनके लिए तो ज्यादा कंज्यूमर हो गए, पहले 20 लोग रह गए, अब 10 लोग और आ गए, उनके तो 30 बायर आ गए ना, 30 कंज्यूमर आ गए उनके पास में, तो ये डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कब हुई, कारण इसके पीछे एक ही है कि उन्होंने प्राइस को कम किया था। तो ये दूसरा रीजन है कि कम होने पे ही ज्यादा बायर आए हैं। अगर वो प्राइस बढ़ा देते तो हो सकता है जो आप पहले पेन ले रहे थे आप में से भी आधे बच्चे ना लें। प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड कम कर देते हैं, तो प्राइस कम होने की अट्रैक्शन में और एक्स्ट्रा बायर्स आ गए, एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स आ गए, ये एक दूसरा रीजन है। तो इससे क्या होता है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बड़ा हो गया उनका ड्यू टू फॉलिंग प्राइस। ठीक, उसके बाद थर्ड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है, हम मार्केट गए कोई चीज ले रहे हैं, अब उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उसका प्राइस कम कर दिया, तो अब हमारे पास पहले की बजाय ज्यादा पैसे बच जाएंगे तो नहीं बचेंगे। हम सोच के गए कि चीज है 20 रुपए की या 100 रुपए, कुछ मान लो कोई प्राइस समझ लो अपने मन में, मान लो 20 रुपीज का है कुछ कोई अमाउंट, तो गए हम तो 20 रुपीज रेडी है अपने मन ही मन में खर्चने के लिए। दुकान पे गए, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं 20 की नहीं, अपना ये आपको 10 रुपीज की दे देता हूँ। तो जो पहले हम 20 रुपीज में एक यूनिट खरीद रहे थे, अब हमारी इनकम बढ़ गई, हम उसी 20 रुपीज में कितने यूनिट खरीद पाएंगे, अब 2 यूनिट्स खरीद सकेंगे। अगर उसने प्राइस रिड्यूस कर दिया, आधा प्राइस घटा दिया, तो विद सेम इनकम नाउ वी आर एबल टू बाय मोर यूनिट्स। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि प्राइस के कम होने से कंज्यूमर के पास जो इनकम मतलब पैसे होते हैं, उसको लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे बढ़ गए हैं, उतने ही है, बट महसूस होता है कि पैसे ज्यादा हो गए मेरे पास में, अब वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। ठीक, बाकी हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है जी बेटे, बेल हैज गॉन, so I am going to end the meeting now.